साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत और मोजाम्बिक के बीच ऊर्जा, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश, कृषि, जल सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात। द्विपक्षीय क्षेत्र में उत्कृष्ट सहयोग जारी रखने की जताई गई प्रतिबद्धता। पश्चिम बंगाल में सागर परिक्रमा के 12वें चरण का शुभारंभ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला की शिरकत। किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी तथा अन्य हितधारक सम्मानित। वस्त्र मंत्रालय का जीडीपी में भागीदारी बढ़ाने पर जोर। सचिव रचना शाह ने कहा, वस्त्र मंत्रालय के जरिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर किए जा रहे हैं काम। कहा, पिछले वर्ष भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को दिया गया अंजाम। शीतलहर और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत। अगले कुछ दिन कड़ाके की ठंड में राहत के नहीं हैं आसार। हिमाचल के कुफरी समेत कई इलाकों में गिरी मौसम की पहली बर्फ। मुंबई को भी बारिश ने भिगोया। और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। उनके साथ मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें अत्याधुनिक तकनीक के कई उत्पादों को दर्शाया गया। 10वीं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गांधीनगर में मोजाम्बिक गणराज्य के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्यूसी से मुलाकात की। पीएम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने रक्षा, आतंकवाद विरोधी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश, कृषि, जल सुरक्षा, खनन, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि दोनों देश व्यापार, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हवाई संपर्क बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति न्यूसी ने अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। इस मौके पर तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति होटा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति होटा और उनके प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये दोनों देशों के बीच राज्य प्रमुख या सरकार स्तर की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री ने एक जीवंत दिल्ली संपर्क बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि की। उन्होंने तिमोर लेस्ते को क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, IT, फिटनेस, ऊर्जा तथा पारंपरिक चिकित्सा और फार्मा सहित स्वास्थ्य सेवा में सहायता की पेशकश की। उन्होंने तिमोर लेस्ते को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। दोनों राजनेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय मुद्दों और विकास पर भी चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में सागर परिक्रमा के 12वें चरण का शुभारंभ।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ 11 जनवरी 2024 तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला प्रगतिशील मछुआरों, विशेष रूप से तटीय मछुआरों और मछली पालकों, युवा मत्स्य उद्यमियों के कार्यक्रम में किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों तथा अन्य हितधारकों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से दिखाए गए श्रेष्ठ व्यवहार और की गई पहल से केसीसी तथा अन्य योजनाओं को मछुआरों तक व्यापक रूप से पहुंचाया जाएगा। सागर परिक्रमा का 12वां चरण डायमंड हार्बर, गंगा सागर में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों अर्थात दीघा, शंकरपुर फिशिंग हार्बर, सुल्तानपुर फिशिंग हार्बर को कवर कर रहा है। पश्चिम बंगाल 8 लाख हेक्टेयर से अधिक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल स्रोतों तथा 158 किलोमीटर की तटरेखा के साथ विविध जलीय संसाधनों वाले 6 कृषि जलवायु क्षेत्रों से संपन्न है। मत्स्य पालन क्षेत्र में ठंडे पानी से लेकर समुद्री और इनके बीच की हर चीज में बहुत विविधता है। वस्त्र मंत्रालय की सचिव रचना शाह ने दिल्ली में मंगलवार को वर्ष 2023 में वस्त्र मंत्रालय की उपलब्धियों और 2024 में आगे की योजनाओं को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कई महत्वपूर्ण योजनाओं को अंजाम दिया गया है ताकि जीडीपी में वस्त्र मंत्रालय की भागीदारी और ज्यादा बढ़ सके एवं वस्त्र मंत्रालय के जरिए रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले। Key initiatives of the ministry in the last year and how we will take them forward in this year, building on those. जहाँ पे हमारा फोकस रहा है पिछले साल और आने वाले सालों में भी रहेगा, उसमें एक तो टेक्सटाइल इकोसिस्टम या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको इम्प्रूव करना, इस पे फोकस रहा। मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, टेक्सटाइल ऑलरेडी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का। इट हैज़ ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड कंसिडरेबली टू द जीडीपी एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको और फर्दर बूस्ट करना। विदेशों में सुधार के रुख के बीच देश के तेल तिलहन बाजारों में मूंगफली तेल तिलहन में स्थिरता को छोड़कर सरसों, सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पाम तेल एवं पामोलिन तथा बिनोला तेल कीमतों में सुधार देखने को मिला। सूत्रों ने कहा कि विदेशी बाजारों में आई तेजी खाद्य तेल तिलहनों में सुधार रहने का प्रमुख कारण है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में मत्स्य पालन की एक यूनिट खोली गई है जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों का कहना है कि इससे उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है और उनकी जिंदगी बेहतर हुई है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। मैंने एक यूनिट खोला, उस यूनिट की सेल मैंने 1.5 लाख की सेल कर दी है। यह मोदी का शुक्रगुजार है जिसने हमें एक यूनिट दिया यूनिट चलाने के लिए। यहाँ ये यूनिट जो फल्ली में खुला है, इसके खुलने से, इसके होने से हमें बहुत बड़ी खुशहाली हुई है, क्योंकि जगह जगह रोड फार्म खुल गए हैं और इन्होंने जितना भी काम करते हैं ये ईमानदारी और ध्यानदारी से करते हैं और इसमें कम से कम हर एरिया के लोग यहाँ आके जनाब मछली को देखते हैं और इतनी खुशहाली है कि कम से कम 100%। इस स्कीम से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर इसके बाद हमने ये कंस्ट्रक्शन शुरू की, उसके बाद इस बार तो मतलब हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो अभी हमने वो सीड वगैरह भी हमने डाला हुआ है। जो पैसा हमारा आया जो स्कीम के तहत, तो वो सारा का सारा अकाउंट में आया। तो आगे भी हम ऐसे ही कोशिश करेंगे। मैं ये कहना चाहूँ प्रधानमंत्री की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे एक स्कीम मिली है, तो इससे मेरी जो है लाइफ भी चेंज हो रही है दिन ब दिन। और पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिनों के दौरान घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई है। उत्तर भारत में अगले कुछ दिन के दौरान कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस सीजन की बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ। शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी समेत चीनी बंगला, महासू पीक, अम्यूजमेंट पार्क, हिप हिप हुर्रे व छाराबड़ा की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई।
इस बीच मुंबई को भी बारिश ने भिगो दिया है। अंधेरी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा और बोरीवली सहित पश्चिमी उपनगरों के कई इलाकों में बारिश हुई। इसके चलते तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बने कम दबाव के कारण बारिश हुई है। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड टेक 2024 का आयोजन चल रहा है। दक्षिण एशिया के इस प्रीमियम फूड एक्सपो में 2500 से अधिक वैश्विक खरीदार और 5000 से अधिक घरेलू उद्यमी भाग ले रहे हैं। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में इंडस फूड एक्सपो का आयोजन चल रहा है। एक्सपो में उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारी विभाग ने भी स्टॉल लगाया, जहां एफपीओ के किसानों को अपने उत्पादों के लिए जगह दी गई। सोसाइटियों के माध्यम से हम जो है अपना माल जो है प्रोडक्ट जो है विदेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी ये जो है सब एफपीओ हैं और हमसे करीब 2.5 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। इन एफपीओ के माध्यम से हम जो है उनका प्रोडक्ट जो है विदेश में भेज सकते हैं और इनको सीधा लाभ उनको उसका मिलेगा। इंडस फूड एक्सपो में दुनिया भर से आई खाद्य उत्पादों से जुड़ी विदेशी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। इनमें लद्दाख के एप्रिकॉट का जूस और सी बकतौन की हांगकांग के बाजार में भारी मांग है। एक ही जगह पर बायर सेलर मीट से विदेशी कंपनियों को व्यापार के बड़े अवसर मिल रहे हैं। एग्जिबिटर्स भी बहुत है और जो आपका ये एग्रो का बिजनेस का जो है एकदम ही, अभी हम लोग तो नेपाल से है तो नेपाल तो जैसा 80% जैसा तो हम लोग तो इंपोर्ट करता है इंडिया से। 22 लोगों का डेलीगेशन हांगकांग से लेके आया हूँ कि लद्दाख से जैसे एप्रिकॉट होता है, बहुत कमों को मालूम है कि इंडिया का मतलब बहुत फेमस, वर्ल्ड में फेमस एप्रिकॉट है, वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करते हैं, बाहर प्रोसेस करके बनाते हैं। फिर यहाँ के मसाले तो हैं ही हैं, बादाम है, अखरोट है, अंगूर है, तो इस टाइप की चीज़ें लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इधर में जो एग्रीकल्चर हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है ना, जैसे इलायची हो गया, लास कार्डमन, माउंटेन टी, कॉफ़ी एंड सम हर्ब आल्सो 7 डिस्प्ले किया है इधर में। ये प्रयास काफ़ी अच्छा प्रयास है और हम यहाँ दुबई से आए हैं। हमने यहाँ अपना बूथ लगाया है और उनके इनिशिएटिव से हमें काफ़ी इंटरनेशनल बायर्स और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के सप्लायर्स मिले हैं। भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया क्योंकि इंडिया के बिजनेसेस को प्रमोट करना अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। इंडस फूड एक्सपो में लगे उत्पादों की प्रदर्शनी देखने आए विदेशी खाद्य उद्यमियों ने भी यहाँ आकर काफी खुशी जताई। So far it has been a nice experience coming to Indus Food, and I really hope that we can cooperate with a few companies like Nutrilis. It is having many opportunity to the international buyer. They want to come to this exhibition to see. There are so many food stuff are there, so many manufacturers are there. Indus Food has brought many people across the world, and it is one of its best. I like it. I hope this exhibition at least 2 times yearly. Yeah, and also this need more marketing to outside Oman. This exhibition is just huge, big, with lots of varieties. Many Indian companies here in this exhibitions. I will encourage my friends and all entrepreneurs in Oman. I'm impressed about this fair. It's the first time when I'm coming here. I saw a lot of manufacturing different field of agro. इंडस फूड एक्सपो में जैविक उत्पादों के साथ साथ फूड सप्लीमेंट, ग्रीन टी, हर्बल टी जैसे ऑर्गेनिक वेलनेस उत्पादों की भारी मांग रही, जिनका ऑर्डर करने काफी लोग आए। लोकल्स को प्रमोट करती है, लोकल एम्प्लॉयमेंट देती है और करीब रेंज ऑफ 250 प्रोडक्ट्स यहाँ बना रखे हैं और हम करीब 32 देशों में माल को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडस फूड के अंदर हमारे आने का उद्देश्य यही है कि क्या हम कुछ और कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकें। एक्सपो में देश भर से आए प्रगतिशील किसानों ने भी अपने स्टॉल लगाए, जो उनके लिए कारोबार विस्तार और बिजनेस के लिहाज से काफी लाभकारी रहे। ये प्लेटफॉर्म हमको हेल्प करेगा, ये सारा दुनिया को एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटीज़, एक लीड्स का जनरेशन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। मेरा हर्बल टी और हर्बल टी जो यूज़ होता है उसमें रॉ मटेरियल वो हम सप्लाई करते हैं। अभी जो इश्यू चल रहा है हेल्थ और जो ओबेसिटी का, उसके लिए हम वेट लॉस के लिए और हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए
और सब कश्मीरी कावा, ये सब अलग अलग टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम। इसका हमें एक्सपोर्ट का फ़ायदा ये हुआ है कि पहले हम सिर्फ डोमेस्टिक डील कर रहे थे, अब हमें इंटरनेशनली क्लाइंट मिल गया है। सो इंटरनेशनली नेचुरल वाटर इज़ मोर इन डिमांड। इसमें तुलसी का टेस्ट है, इलायची का भी अच्छा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है एंड इट्स रियली नाइस। आई होप लोगों को पीना चाहिए। काफ़ी सारे लोग आए हैं जिनसे हम जुड़े हैं, वो अभी हमसे कांटेक्ट करेंगे जैसे एग्जीबिशन ओवर होगा उसके बाद फिर हम देखते हैं जैसे भी बनता है। हम लोग सर एलोवेरा के बेस पे प्रोडक्ट तैयार करे हैं जो कि टेस्टी एंड हेल्थी जूसेस हैं। ये हमारा एक एफपीओ है, किसान मल्टीपर्पज प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से। इसमें हमारे 316 फार्मर्स ऐड हैं और हम स्पेशली ऑर्गेनिक गुड़, शक्कर, खांड और चावल और सरसों का तेल, इन पे हमारा फोकस है। इस मेले से ये होता है जी कि हमें यहाँ ट्रेडिंग मिलेगी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जो फार्मर जुड़े हुए हैं इस एफपीओ के तहत, उन फार्मरों को ही फायदा होता है। इंडस फूड एक्सपो में 2500 से अधिक वैश्विक खरीदार, 5000 से अधिक घरेलू खरीदार और 86 से अधिक रिटेल चेन भाग ले रहे हैं। पहली बार 1050 घरेलू प्रदर्शकों के अतिरिक्त 120 से अधिक विदेशी प्रदर्शक इसमें आए हुए हैं। एक्सपो के दौरान ज्ञान सत्र, अंतर्राष्ट्रीय F&D मानक कॉन्क्लेव, मास्टर क्लासेस और उद्योग के लिए नवोन्मेषण पुरस्कार दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में इंडस फूड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश और दुनिया की नामी गिरामी खाद्य और कृषि से जुड़ी कंपनियां अपने अपने स्टॉल लगा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए एक और जहां भारत के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार मिलता है, वहीं दूसरी ओर किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार, कारोबार और व्यवसाय की संभावनाएं भी बढ़ती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में जम्मू कश्मीर के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जम्मू कश्मीर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। सूचना, शिक्षा और संचार वैन जहां जहां जा रही हैं, लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी सांबा जिले के ब्लॉक बड़ी ब्राह्मणा पहुंची। यहाँ के लोगों ने आईईसी वैन पर फूलों की वर्षा करते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया और विभिन्न योजनाओं के बारे में जाना। वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। मोदी जी का बड़ा शुक्रिया जो हमें सिलेंडर दिया। साढ़े को पैसे नहीं, मेरा पथरी ऑपरेशन हुआ, आयुष्मान कार्ड फ्री ऑपरेशन हुआ मेरा, साढ़े को पैसे नहीं। मोदी जी का शुक्रिया। मोदी साहब की स्कीम करना शुक्रिया असें 6000 रुपया सालाना मिलता, ट्रैक्टर के पैसे भी दे सकते, खाद भी पाई सकते, तो सारा अच्छा काम चला है, अच्छी स्कीम है। उधमपुर की सियाल जट्टा पंचायत में विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई। यहाँ भी स्थानीय लोगों ने सूचना, शिक्षा और संचार वैन का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान आईईसी वैन के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याण की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। लाभार्थियों ने योजनाओं से मिले लाभ के बारे में बताया। पहले तो हम बाहर जा नहीं सकते थे ऐसे कि अकेले, कहीं बैंक में पता नहीं चलता था कि हमने क्या करना क्या नहीं, फॉर्म बनना नहीं आता था। अभी हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारी लेडीज़ जो लोन वगैरह लेती हैं, कईयों ने अपने पार्लर वगैरह खोले हैं, कईयों ने टेलर का काम किया है। वो हमारे हर एक नागरिक के लिए इतना कर रहे हैं। हम इस सरकार का और अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका धन्यवाद करते हैं। जितनी भी स्कीमें मोदी सरकार जी ने लाई हैं वो ज़्यादातर गरीब लोगों से और जो आम जनमानस है उनसे जुड़ी हुई हैं। चाहे आप PMA-22 के तहत मकान की बात करें, चाहे आप आयुष्मान की बात करें जिसमें कि 5 लाख तक जो इलाज फ्री हो रहा है। हमारी सरकार जो हमें जो स्कीमें दे रही है, जो घर घर जाके जो कैंप लग रहे हैं, जहाँ लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं अपनी केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वहीं रामबन जिले के बनिहाल में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड और राशन कार्डों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घरों की सांकेतिक चाबी देकर सम्मानित किया गया। मेरी जमीन में कम से कम 350-400 बूटे लगे हुए हैं और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा कर। जब से PMAY स्कीम के तहत इन्होंने मकानात देना शुरू कर दिए तो हर पंचायत में कम से कम जितने भी हाउसलेस लोग हैं सबको एक एक मकान मिला।
किसान सम्मान योजना, जो कि मतलब हमारे किसान भाइयों को 2-2 हज़ार रुपये मतलब मिलते हैं, यानी साल के 6,000 मिलते हैं। हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार है। पुंछ जिले की 4 पंचायतों में संकल्प यात्रा पहुंची। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंचों, पंचों और सदस्यों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत कई लाभार्थियों ने अपनी कहानियां साझा की और सरकार का धन्यवाद किया। और हम पहले लकड़ी वगैरह चुन के खाना बनाते थे, और सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें उन्होंने गैस दिया। हमें जो मोदी सरकार ने फ्री में जो राशन दिया है, हम गरीब लोग हैं, हमें यहाँ फसलें नहीं होती हैं। जनाब नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने 2,000 रुपया किसान के लिए दिया था, जिसमें इन्होंने पहले तो बहुत ही गरीबी की हालत में मजदूर अपनी मेहनतकशी करते थे, लेकिन आज 2,000 के फायदे में लोग बीज भी ले लेते हैं, अपनी खेती बाड़ी भी आराम के साथ मतलब कर लेते हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों और छात्रों को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 8 जनवरी को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,000 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही राजुला मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 जनवरी को अरहर का भाव था 8,250 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में 1062 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,188 रुपए पर आ गया। इसी तरह बीसावदर मंडी में 8 जनवरी को अरहर का भाव था 8,640 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 8,590 रुपए पर हुए। जबकि कर्नाटक की लिगसुगुर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहां सोमवार को अरहर का भाव था 8,600 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 900 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 9,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के मुकाबले इस साल लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी हुए अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34.21 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जिसका। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करें। किसान फूल गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी के खेत में भी निराई करते रहें। यहाँ आलू की रोपाई कर लें। वहीं किसान ब्रोकली के खेत में निराई करें। इसके अलावा सरसों की बुआई कर लें। सरसों के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में अदरक की खुदाई करते रहें। अभी गेहूं की बुआई कर लें। इसके साथ ही मक्के की बुआई करें। मक्के के खेत में निराई भी कर लें। यहीं के किसान स्ट्रॉबेरी की रोपाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। ओडिशा में धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान उड़द के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं मूंग के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा लोबिया के खेत में सिंचाई करें। सूरजमुखी के बागों में निराई और गुड़ाई कर लें। ओडिशा में आलू के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। वहीं किसान कपास की चुनाई करते रहें। इस समय मूंग की बुआई कर लें। साथ ही उड़द की बुआई करने का समय उपयुक्त है। वहां फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ तिल में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में तिल में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें।
राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति, गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के राज्यपाल ने सामूहिक तस्वीर खिंचवाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में कहा कि भारत आज दुनिया के ग्रोथ इंजन की भूमिका में है। पीएम मोदी ने विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए हरित आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार कर रहे हैं। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तोशिरो सुजुकी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन के लिए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है और 9 कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया है। 15वें वेतन संशोधन की मांग को लेकर तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम का राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बस चालक और कंडक्टर के पद पर रिक्तियों को भरने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लिए महंगाई भत्ते की भी मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राम मंदिर वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इससे सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि पूरा घमांडिया गठबंधन घबराया हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में रामभाऊ महालगी स्मृति व्याख्यानमाला को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया। व्याख्यानमाला का विषय श्री राम पूजा से राष्ट्र पूजा था। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर हैदराबाद से चेन्नई जा रही चार मीनार एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में 5 लोग घायल भी हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर हैं। BAPS स्वामीनारायण मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष ग्रांड शेफ्स के साथ दोनों देशों के व्यापक रक्षा संबंधों की समीक्षा की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।